नमस्ते सभी को, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के साइंस बुक का जो पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके बारे में पढ़ रहे थे और ये उस चैप्टर का पहला चैप्टर का तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में, और अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीकारक और अवकारक के बारे में। इसके बारे में भी पिछले वीडियो में मैंने शायद बता दिया था। तो ऑक्सीकारक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अवकारक को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो उतना ध्यान नहीं देना है यहाँ पे जो लिखा है, फिर भी पढ़ के मैं बता देता हूँ। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, हम लोग को पता है जब ऑक्सीजन प्राप्त करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया आता है तो उसको ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे उसी को हम लोग बोलेंगे कि पदार्थ ऑक्सीकृत हुआ या उपचयित हुआ। इसके जस्ट उल्टा, जब ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन निकलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो अवकृत हुआ या फिर वो अपचयित हुआ। ठीक है, तो जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है उसको ऑक्सीकारक कहेंगे, और जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है उसको अवकारक कहेंगे। ये इसके अनुसार हुआ। लेकिन अगर आप आसानी से समझना चाहते हो तो हम लोग बोल सकते हैं जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक बोलेंगे उसको। ठीक है, अवकारक, बात आ गया समझ में। और जिसका अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक। ठीक है, जिस पदार्थ का क्या होगा, अवकरण होगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। अवकरण होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीकारक। बस इतना याद रखना है। ठीक है, या फिर आप ऊपर का भी डेफिनेशन को याद रख सकते हैं। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, हम लोग को पता ही है ऑक्सीजन का वृद्धि ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको उपचयन बोलते हैं या फिर ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, और ऑक्सीकरण का और एक परिभाषा है, या तो ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, और उल्टा अवकरण या अपचयन का क्या परिभाषा होता है, हाइड्रोजन उसमें जुड़ेगा लेकिन ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो भी अवकरण, या ऑक्सीकरण निकल रहा है तो भी अवकरण। उसी तरह से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो भी ऑक्सीकरण या उपचयन, और हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। किसका है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ चलता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण या उपचयन अपचयन साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, हमने पढ़ा है पहले। तो CO मतलब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके यहाँ से CO अलग हो जाता है, यहाँ से H2O मिल जाता है। साफ पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जस्ट यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है मतलब ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है तो वो ऑक्सीकरण हो गया। साथ साथ हो रहा है मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। अगर आपसे पूछेगा कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण तो दिए, अभिक्रिया आप बता सकते हो, CO + H2 इट गिव CO + H2O। अब यहाँ में से जो एग्जाम्पल है, यहाँ में से आपको बताना चाहा है, यहाँ से उपचयित पदार्थ कौन है, उपचयित पदार्थ ये हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है वही ऑक्सीजन के साथ H2 संयोग कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना, ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और किससे ऑक्सीजन हट रहा है, तो CO से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, हट रहा है, तो इसको बोलेंगे अपचयित पदार्थ कौन है, तो CO है। इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, जिसका अवकरण होता है। तो यहाँ पे इसका अवकरण हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीकारक हो गया। और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण किसका रहा है, इस हाइड्रोजन का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है, संयोग हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो दैनिक जीवन है, डेली लाइफ है, उसमें ऑक्सीकरण अवकरण या उपचयन अपचयन इस टाइप का जो है उसका कुछ फायदा है, कुछ हम लोग का यूज होता है, उपयोग में आता है या नहीं आता है। यहाँ पे खासकर उपचयन का है, मतलब ऑक्सीकरण का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती है, ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसमें उपचयन मतलब ऑक्सीकरण का उपयोग होता है। जैसे धातु का संक्षारण, मतलब जंग लगता है उस टाइप का। फिर खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिता हो जाना, जैसे हम लोग शादी ब्याह में देखते होंगे तेल वाला खाना बच जाता है तो वो खराब हो जाता है, गंध आने लगता है उसमें। भोजन का पचना, ठीक है, या फिर दहन की सामान्य प्रक्रिया, जो दहन की प्रक्रिया है या क्रिया है वो भी, ये सब उदाहरण है। सामान्य उदाहरण किसका, उपचयन अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण का। क्या क्या, धातु का संक्षारण मतलब जंग लगना वाला, खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता होना मतलब गंध आने लगता है खाद्य पदार्थों से, या भोजन हम लोग जो खाते हैं उसका पचना, या फिर दहन मतलब आग लगने की प्रक्रिया, ये सारा किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो सबसे पहला इसमें से जो इंपॉर्टेंट है ये सब आता है संक्षारण। सारा नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट है। संक्षारण को हम लोग बोलते हैं कोराइजन। ठीक है, तो हिंदी में इसको संक्षारण बोलते हैं। सामान्य शब्दों में समझो कि जंग लगना। ठीक है, क्या जंग लगना। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, जल और नमी, ठीक है, ये तीनों के संपर्क में आना चाहिए। सिंपल बोले तो हवा और जल, कम से कम जल मतलब ही नमी हो गया,
तो हवा, जल और नमी के संपर्क में आकर कोई धातु, ठीक है, उसके सतह पर धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है, ह्रास होने लगता है, या फिर हम लोग बोलेंगे उसके ऊपर अलग कलर आ जाता है। हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण होता है, अभिक्रिया होता है तो उसमें रंग बदल जाता है। तो यहाँ पर भी संक्षारण होने पे उस धातु का रंग बदलने लगता है। बोलने का मतलब जो उसका ऊपर का चमकता हुआ रंग है वो हट जाता है। फिर से देख लेते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल और नमी ये तीनों की उपस्थिति में किस में आता है, धातु के संपर्क में आता है। कोई धातु का ही संक्षारण हो सकता है और धातु का नहीं। धातु जब धातु उल्टा इधर से अगर हम लोग परिभाषा बोलेंगे तो जब कोई धातु हवा, जल और नमी के संपर्क में आता है तो उसका सतह का जो धीरे धीरे चमक है वो घटने लगता है या फिर उसका ह्रास होने लगता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण करते हैं। ठीक है, फिर से आप बोल सकते हो तो जब कोई धातु हवा, जल, नमी की उपस्थिति में आता है तो उसका जो ऊपरी का चमक है परत वो हटने लगता है और उसमें क्या बोल सकते हैं, एक अलग कलर आ जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलेंगे। तो संक्षारण से हम लोग कैसे बचाव कर सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें से पहला है इंपॉर्टेंट जस्तीकरण, या इंग्लिश में इसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये अगर कर दोगे आप तो आप उसको संक्षारण से या जंग लगने से बचा सकते हो। दूसरा है धातु की सतह को पेंट करके, ठीक है, अगर पेंट भी कर देंगे तो भी हम लोग उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। और तीसरा है धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगा देते हैं तो भी हम लोग उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। ये सब तीनों करने से क्यों बच सकता है, क्योंकि ये तीनों उसको नमी या फिर जल, हवा इस सब के संपर्क आने से रोकता है। अगर उसके ऊपर में हम लोग ये चढ़ा दिए जस्तीकरण तो वो भी नमी को या हवा को आने से रोकेगा। पेंट कर देंगे तो भी वो रोकेगा, या तेल लगा देंगे तो भी रोकेगा। तो तीन तरीके से हम लोग किसी भी धातु को संक्षारण होने से बचा सकते हैं, जस्तीकरण करके मतलब गैल्वेनाइजेशन, धातु पे पेंट करके, और तीसरा है ग्रीस या तेल लगा के। एक करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला है जस्तीकरण। इसको भी सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कि जस्तीकरण या फिर एसिड लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन किसको बोलते हैं। तो सिंपली जब कोई धातु के सतह पर किसका लेप लगाते हैं, जिंक का, याद रखना है। जस्ता या जिंक जो होता है जिसका संकेत होता है Zn, जिंक, ठीक है, इसको हिंदी में जस्ता बोलते हैं। तो हम लोग धातु के ऊपरी परत पर किसका लेप चढ़ा देंगे, जिंक का। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन या फिर एसिड लेपन। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। क्वेश्चन पूछेगा संचारण किसे कहते हैं, या फिर संक्षारण से कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। तीन तरीका है। इन तीनों तरीका में भी पहला तरीका जो जस्तीकरण है पूछा जाता है किसको बोलते हैं। तो धातु की परत पर किसका हम लोग परत चढ़ाते हैं, जिंक का, जस्ता का, ठीक है, उसी को हम लोग जस्तीकरण या एसिड लेपन बोलते हैं। दूसरा है ऑक्सीकरण का, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज देखते हैं, या फिर उसका मिस यूज बोल सकते हैं, विकृत गंधिता। इसको हम लोग बोलेंगे रेन एसिडिटी। ठीक है, हम लोग को पता है, शादी ब्याह वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि तेल वाला ज़्यादा यूज होता है, मसाला यूज होता है, तो वो रात भर में या फिर एक दिन बाद उसमें गंध आने लगता है, मतलब वो खराब हो जाता है। उसी को हम लोग विकृत गंधिता बोलेंगे। देखते परिभाषा। भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल की वायुजनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, इसे ही भोजन का खराब होना भी कहा जाता है और विकृत गंधिता भी कहा जाता है। सिंपल है, ज़्यादा तेल या ज़्यादा तेल वसा हम लोग कोई भी सब्जी या कुछ भी देते हैं तो उसमें वायु लग के हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में आके, अब हवा संपर्क आया मतलब कि ऑक्सीजन के संपर्क में आया, और ऑक्सीजन का ही साथ मिलना, ऑक्सीजन का संयोग होना ही हम लोग उपचयन या ऑक्सीकरण बोलते हैं। इससे क्या होता है, उसका स्वाद और गंध बदल जाता है। क्या बदल जाता है, स्वाद और गंध, और बदबूदार हो जाता है, बढ़िया नहीं, बदबूदार, और इससे भोजन खराब हो जाता है। और इसी भोजन का खराब होना, उसमें गंध आ जाना, बदबूदार गंध, इसी को हम लोग विकृत गंधिता या फिर रेन एसिडिटी बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको कैसे बचा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग थे संक्षारण को, उससे कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे वसा एवं तेलिक खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से कैसे बचा सकते हैं हम लोग। कोई हम लोग भोजन बनाते हैं शादी ब्याह में तो उसको खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या उपाय है यहाँ से यहाँ तक देखते हैं हम लोग एक करके। तो पहला पॉइंट है, वसा एवं तेलिक खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट चीज़ डालना पड़ेगा आपको, मतलब उपचयन होने से रोकने वाला। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीकारक होता है, और एंटी मतलब रोकने वाला। एंटी मतलब होता है रोकने वाला, तो ऑक्सीकरण रोकने वाला सामान हम लोग को डालना पड़ेगा, जिससे विकृत गंधिता होने से बचा जा सकता है। पहला क्या हो गया, पदार्थों में, तेल वाले पदार्थों में क्या डालना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीकरण को रोकने वाला पदार्थ। दूसरा पॉइंट है, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन में ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। हमने चिप्स या फिर कुरकुरे का पैकेट खाते हुए देखा है, वो सब 1-2 महीना 5 महीना रह जाता है फिर भी खराब नहीं होता है। उसका यही रीजन होता है कि ऑक्सीजन गैस हटा के नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेगा ये सब। तो इस प्रक्रिया से भी अगर नाइट्रोजन गैस पैकेट, प्लास्टिक का पैकेट में भर देता है तो वो भी खराब होने से बचा जा सकता है, मतलब ऑक्सीकृत होने से बचा जा सकता है। तीसरा, उपचयन के दर को कम करने के लिए वायुमुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विपरीत गंधिता होने की दर कम हो जाता है। मतलब ऑक्सीकरण या उपचयन कम करना है, जल्दी ना हो, ज़्यादा भोजन खराब ना हो, उसको रोकने के लिए वायुमुक्त बर्तन में हम लोग को रखना है, ठीक है, वैसे बर्तन में जहाँ पे वायु नहीं पहुँच पाता है। और लास्ट
फिर चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट है खाद्य पदार्थों को विविध गंतव्य से बचाने के लिए उसकी दर को कम करने के लिए हम लोग को रेफ्रिजरेटर में रखना है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, हम लोग को पता ही है फ्रिज में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक फिक्स तापमान पे रखा जाता है। ठीक है, फिक्स तापमान पे रखने का ये लाभ होता है कि भोजन खराब नहीं होता। अगर कोई भोजन को या कोई पदार्थ को आप फ्रिज में भी रखोगे रेफ्रिजरेटर में तो भी वो खराब नहीं होगा, मतलब तो भी वो विपरीत गंधिता नहीं होगा। तो ये सब कुछ पॉइंट था जिससे आप कोई पदार्थ को, तेली पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को विपरीत गंधिता होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण का डेली लाइफ में यूज, हम लोग का जो जीवन में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भोजन का पचना। ठीक है, तो हम लोग जो भोजन खाते हैं, हमारे भोजन में मुख्यतः क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, जो कि ग्लूकोज भी बोल सकते हैं हम लोग। तो हमारे भोजन में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है और पाचन की क्रिया में यही क्रम में कार्बोहाइड्रेट टूटता है। अवघटित का मतलब टूटना, हम लोग जान रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं, चावल रोटी, ये सबसे हम लोग को ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये टूट कर क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। और यही ग्लूकोज हम लोग खाएं, उससे ऊर्जा मिला, कार्बोहाइड्रेट मतलब ऊर्जा मिला, यानी ग्लूकोज मिला। और यही ग्लूकोज जो हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, उससे संयोग करके या फिर ऑक्सीकृत होकर क्या क्या बनाता है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएं मतलब ग्लूकोज हुआ, उस किसके साथ अभिक्रिया करता है, हम लोग जो गैस ऑक्सीजन सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन के साथ संयोग। ऑक्सीजन के साथ संयोग का मतलब क्या हो गया, ये भी ऑक्सीकरण या उपचयन है। और संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को पता है नाक से फिर निकल भी जाता है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो नाक से निकल भी जाता है। ये जो ऊर्जा बनता है इसी से हम लोग खा पी पाते हैं, पढ़ पाते हैं, खेल पाते हैं। और जल पसीना के रूप में या फिर हम लोग को पता है मूत्र के रूप में निकल जाता है, जो अपशिष्ट होता है। तो श्वास छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, हम लोग को पता है। और ऊर्जा हमारे शरीर में ताप और दाब बनाए रखता है। पूछिएगा ऊर्जा क्या काम करता है, तो ऊर्जा से हम लोग काम कर पाते हैं, शरीर का ताप कायम रख पाता है। ठीक है, शरीर में जो काम करते हैं वो बल प्राप्त होता है उस ऊर्जा से। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज मिलता है, उससे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का साथ संयोग मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण, मतलब ये भी एक तरह का उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना जो एक प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा मिलता है, आप इस टाइप से अभिक्रिया लिख सकते हो। हमने जो खाया कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज C6H12O6, C6H12O6, और जो हम लोग ऑक्सीजन सांस लिए O2 क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यहाँ पे ऊर्जा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको संतुलित किया हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे कैसे संतुलित करते हैं। नेक्स्ट है दहन और ज्वाला। जो हम लोग जलाते हैं कोई चीज़ को उसी को दहन बोलते हैं। तो दहन या ज्वाला ये भी एक तरह का ऑक्सीकरण या फिर क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे हम लोग जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग करना। कभी भी कोई चीज़ जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, बिना ऑक्सीजन का कोई चीज़ जल नहीं सकता है। तो याद रखना, जब भी कोई चीज़ दहन होता है, जलता है, तो ऑक्सीजन का उपस्थिति में जलता है। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे आप तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। चाहे कोई भी चीज़ जला रहे हो, कोयला जलता है या फिर कागज़ जलता है, प्राकृतिक गैस जलता है, जो भी कुछ जलता है। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है कार्बन मतलब कोयला का उपयोग कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये भी किस टाइप का उदाहरण हुआ, ऑक्सीकरण या उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। तो यहाँ पे जो दहन है उसका दो तरह का दहन दिया हुआ है। एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस, जो दो तरह का पदार्थ है। एक ऐसा पदार्थ है जो दहन आसानी से हो जाता है, सुगमता से आग पकड़ लेता है। और एक है अदाह्य पदार्थ, मतलब वो आसानी से आग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो आसानी से आग लग जाता है, आसानी से आग पकड़ लेता है, उसको दाह्य पदार्थ बोलेंगे। जैसे लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, कागज, ये सब। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से आग नहीं पकड़ते, उसको अदाह्य पदार्थ बोलेंगे। जैसे कांच, ईंट, ये सबको आसानी से जलाएंगे तो नहीं जलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दहन। हम बार बार बोल चुके हैं, दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ संयोग, ऑक्सीजन के साथ ही वो जल सकता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है तो ये एक तरह का ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, पूछेगा दहन या फिर हम लोग का भोजन का पाचन या फिर क्या पढ़े थे, विकृत गंधिता या संक्षारण, ये सारे में ऑक्सीजन का साथ संयोग होता है, इसलिए ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कारण वाला, क्योंकि इससे ऊर्जा भी निकलता है, उष्मा भी निकलता है, ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी है। कहाँ थे हम लोग, यहाँ से। अब है नेक्स्ट हम लोग का दहन की आवश्यक शर्तें। कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दहन होने के लिए, जलने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहले तो ईंधन की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोयला या फिर तेल, पेट्रोल, ये सब है ईंधन, तो ये सब पहला होना चाहिए। ठीक है, जिसका दहन होता है, जैसे क्या, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, कागज, जो भी चीज़ जलता है वो पहले वो होना चाहिए, लकड़ी। ठीक है, तो इसी को ईंधन बोलते हैं। हम लोग को पता है गैस,
ऐसे को ईंधन बोलेंगे। जो चीज़ जलता है उसको ईंधन बोलेंगे। तो ईंधन पहले आपके पास होना चाहिए। दूसरा है ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन। कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। पहला ईंधन चाहिए, फिर आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ जल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पहला आपको कोई चीज़ का दहन के लिए ईंधन चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। इसके ऑक्सीजन के बिना आप जल ही नहीं, कोई चीज़ जल ही नहीं सकता है। तीसरा है ज्वलन ताप। एक फिक्स ताप पर वो जलेगा, थोड़ा सा ताप पर वो नहीं जलेगा। कोई भी चीज़ जलने के लिए जितना ताप चाहिए उतना उसका तापमान भी जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ चाहिए। पहला ईंधन चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए और तीसरा ज्वलन ताप चाहिए, तब जाके कोई चीज़ जलेगा या दहन होगा। ठीक है, इन तीनों में से तीनों चाहिए। अगर कोई भी एक उपस्थित नहीं है तो कोई भी चीज़ नहीं जल सकता है। ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और जो न्यूनतम ताप है वो भी चाहिए दहन के लिए। अब हम लोग इसमें से कुछ गैस के बारे में देखते हैं। पहला है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, शॉर्ट फॉर्म में इसको एलपीजी बोलते हैं हम लोग। जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं गैस से वो एलपीजी होता है। फुल फॉर्म क्या हो गया? एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम, जी से गैस, हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो ये एक्चुअली में किसका होता है? अभी हम लोग क्लास 10th में है हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ब्यूटेन और प्रोपेन का बना होता है। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है, प्रोपेन का C3H होता है। ये दोनों से मिलकर प्रोपेन और ब्यूटेन से एलपीजी गैस बनता है, जो हम लोग का घर में खाना बनता है। यहाँ पे एथेन भी लिखा है लेकिन जनरली प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ठीक है, और ये सब चल के हम लोग को ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे हम लोग खाना बना पाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा उत्तम ईंधन है और इसमें तीनों चीज़ चाहिए। हम लोग को पता है कोई भी चीज़ चलने के लिए तीनों चीज़ चाहिए। तो पहला तो ये ईंधन हो गया एलपीजी, दूसरा हो गया ऑक्सीजन गैस जिसको जलने में सहायता होता है, तीसरा टेम्परेचर पे चलता है तो वो न्यूनतम तापमान भी चाहिए जलने के लिए। ठीक है, तो ये अभिक्रिया होगा जो एलपीजी गैस से हम लोग खाना बनाते हैं। C4H10 किसका फॉर्मूला होता है? ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है? CO2H2 और ऊष्मा। इसी ऊष्मा से हम लोग का खाना बनता है। ठीक है, इस ऊष्मा से, मतलब ये भी एक तरह का ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पे नोट में देखो क्या लिखा हुआ है। जो एलपीजी होता है द्रवीय पेट्रोलियम गैस, इस सिलेंडर में भरा जाता है, हम लोग को पता है। और सिलेंडर का जो गैस होता है उसमें एक चीज़ मिलाया जाता है महकने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एथिल मरकैप्टेन। इसका फॉर्मूला होता है C2H6 और C2H6 और S। ये बहुत जरूरी है, एथिल मरकैप्टेन, मैथिल या एथिल मरकैप्टेन बोलते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा दुर्घटना होने से बच सकता है। मान लो आप कोई रूम में गए और उसमें गैस निकल रहा है, आप तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप जैसे माचिस मारोगे धड़ाम हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो फट जाएगा। लेकिन इस महक से आप पता लगा लोगे कि यहाँ पे गैस लीक हो रहा है, तो आपको पहले खिड़की खोल देना है, दरवाजा खोल के, ठीक है, सब गैस बाहर कर देना है, फिर आप कुछ काम कर सकते हो। ये जो एथिल मरकैप्टेन उस गैस में मिलाता है उससे महक आने लगता है हम लोग का नाक में, और ये सावधानी के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम है एथिल मरकैप्टेन, जिससे गंध आता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं,